बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज है हमारे पास एक्यूमुलेटिव टेस्ट 4 और एक्यूमुलेटिव टेस्ट 4 में हमारा सिलेबस है। जो हमारे सिलेबस का जो मेजर पार्ट्स हैं, जो मेजर टॉपिक्स हैं, वो हैं हमारे पास पंक्चुएशंस और प्रेपोजिशन। तो सारे का सारा टेस्ट हमारा जो है वो पंक्चुएशंस और प्रेपोजिशंस पे रहेगा। उसकी दो वजूहात हैं। नंबर वन, तो प्रेपोजिशन और पंक्चुएशन हमारे बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करें, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन पंक्चुएशन और प्रेपोजिशंस के दिए। और नंबर टू, जो प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन है ना इस टेस्ट में, ये याद रखिएगा, ये किसी ना किसी कंपेटिटिव एग्जाम के पास पेपर में से है। यानी कि ये वो ट्रिकी प्रेपोजिशंस हैं जो किसी ना किसी कंपेटिटिव एग्जाम के पेपर में आ चुके हैं। तो बड़ा मजा आने वाला आपको आज के प्रेपोजिशन के क्वेश्चन में और पंक्चुएशंस के क्वेश्चन में। तो पंक्चुएशंस के रूल चूंकि हम टेस्ट 8 में, क्रैश टेस्ट 8 की डिस्कशन में बड़ी डिटेल के साथ हम उनको पढ़कर आए हैं, तो हमें यहाँ पर उतनी डिटेल पर बात करनी नहीं पड़ेगी, इसलिए हमारी जो डिस्कशन चलेगी वो थोड़ा सा फास्ट चलेगी। जो बच्चे अभी पहला लेक्चर देख रहे हैं ये वाला, तो उनको मैं पहले से बता दूं कि अगर आपने पंक्चुएशंस को अच्छे तरीके से समझना है तो आप इससे पहले वाली जो वीडियो है, जो क्रैश टेस्ट 8 की डिस्कशन है पंक्चुएशन वाली, वो लाजमी तौर पर आपने देखनी है। उसमें हमने पंक्चुएशंस के रूल्स को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर हम जितनी बातें करेंगे, हम उन बातों को, उन पॉइंट्स को, उन रूल्स को अपने क्रैश टेस्ट 8 की डिस्कशन में बड़ी डिटेल के साथ पढ़कर आए हैं, बोल कर आए हैं विद एग्जांपल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन 141 से। आई हैव अ फ्यू फेवरेट क्लासेस। और हम ने बात की कि जब भी हमने चीजें गिनवानी होती हैं, ठीक है, तो चीजें गिनवाने के लिए हमने ये देखना होता है कि जहां से चीजें गिनवाना शुरू करेंगे, अगर वहां पे वर्ब होगा तो हमने कोलोन नहीं लिखना, और अगर वहां पे नाउन होगा तो नाउन के साथ हमने बेटे क्या लिखना है, कोलोन लिखना है। तो यहाँ पर चूंकि LLC लिखा हुआ है, एब्रीवेशन है किसी नाउन का, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर कोलोन लिखना है, जिसकी वजह से विदाउट कोलोन हमारा सेंटेंस गलत, कॉमा के साथ हमारा सेंटेंस गलत, और सेमी कोलोन के साथ भी हमारा सेंटेंस गलत। हमें यहाँ से आगे सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कोलोन के साथ ही हमारा सेंटेंस यहाँ पर क्या होता है बेटे, करेक्ट। और करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 142। सारा स्टडीड हार्ड फॉर वन पर्पस टू सक्सीड। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है वन पर्पस। अब वन पर्पस ये लाजमी नहीं है कि जब आपने चीजें गिनवानी हो तो आप सिर्फ तभी कोलोन लिखेंगे। चाहे आपने एक चीज गिनवानी हो तो आपने तब भी कोलोन लाजमी लिखना नाउन के बाद। आप देखिए, जैसे यहाँ पर आपके पास चारों सेंटेंसेस में पर्पस लिखा हुआ है, तो सिर्फ एक चीज के लिए लिखा, और वो चीज क्या है, टू सक्सीड इन हर कॉलेज कोर्सेज। लेकिन अगर नाउन पे खत्म हो रहा है तो हम लाजमी तौर पर इसके साथ कोलोन लिखेंगे। तो पर्पस डेफिनेटली नाउन है, नाउन पर खत्म होने की वजह से, नाउन से बात शुरू होने की वजह से हमें सेमी कोलोन नहीं लिखना, कॉमा नहीं लिखना, विदाउट पंक्चुएशन मार्क नहीं लिखना। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा अल्फा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 143, और क्वेश्चन 143 में हमारे पास है I needed more time to study. I needed more time to study for my classes. Therefore, अब मैंने आपको ये कहा था कि एक वर्ड सिर्फ याद कर लें, और वो एक टर्म थी जो मैंने आपको कहा, बताई, और वो टर्म आपके पास बेटे कौन सी थी, कंजंक्टिव एडवर्ब्स। हम उन्हें क्या बोल रहे थे, कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव एडवर्ब्स वो वर्ड्स हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं। किसको कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। और ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले कंजंक्टिव एडवर्ब हमारे पास कौन से हैं, हमारे पास देयरफॉर है, हमारे पास हाउएवर है, हमारे पास नेवरदीलेस है, हमारे पास नॉनदीलेस है, ठीक है, हमारे पास एज अ रिजल्ट है, हमारे पास नॉनदीलेस है, हमारे पास एज अ रिजल्ट है,
हमारे पास 10 आएगा, 10 के बाद हमारे पास स्टिल का वर्ड भी यूज होता है कंजंक्टिव एडवर्ब के तौर पर। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स बोलते हैं और ये सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो जहां पर भी कंजंक्टिव एडवर्ब्स आते हैं तो आप इस बात को समझते हैं कि आपको इनसे पहले क्या लिखना होता है, सेमीकोलन, और इनके बाद क्या लिखना होता है, कॉमा। जैसे देयरफॉर आया तो देयरफॉर से पहले क्या आएगा, सेमीकोलन, और इसके बाद क्या आएगा, कॉमा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। आप कलोन नहीं लिखेंगे, आप दोनों कॉमा नहीं लिखेंगे, आप पहले कॉमा और बाद में सेमीकोलन नहीं लिखेंगे। जहां पर भी कंजंक्टिव एडवर्ब्स आएंगे दो क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए, तो आपने याद रखना है, आपने उससे पहले सेमीकोलन लिखना है और उसके बाद आपने क्या लिखना है, कॉमा लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, चार्ली। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 144, जेफ लिव्ड इन स्प्रिंगफील्ड। उसके बाद सेटल WA एंड ऑरलैंडो, FL मतलब फ्लोरिडा, वाशिंगटन। तो अभी देखें हमने क्या कहा था कि जहां पर भी हमारी लिस्ट स्टार्ट होगी प्रेपोजिशन से या जहां पर भी हमारी लिस्ट स्टार्ट होगी वर्ब से, इन दोनों सूरतों पे हमने अपने पास जब भी लिस्ट लिखनी है, जब भी चीजें गिनवानी है, तो हमने इन दोनों सूरतों में इनके बाद कोलोन नहीं लिखना। अगर यही सेंटेंस कुछ यूं लिखा हुआ होता कि जेफ लिव्ड इन, अगर ये सेंटेंस कुछ यूं लिखा हुआ होता, जेफ लिव्ड इन द फॉलोइंग सिटीज, तो अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस की जो लिस्ट है वो मैं स्टार्ट करता सिटीज से, तो सिटीज चूंकि नाउन था तो मुझे लाजमी तौर पर इसके बाद फिर क्या लिखना था, कोलोन लिखना था। लेकिन यहाँ पे चूंकि प्रेपोजिशन के बाद स्टार्ट हो रही है लिस्ट, तो प्रेपोजिशन के साथ मुझे कोलोन लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जो लिस्ट है यहाँ पे वो लिस्ट है पेयर्स की, यहाँ पे लिस्ट सिंगल नाउन की नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिंगल नाउन की लिस्ट बना रहे होते हैं तो सिंगल नाउन की लिस्ट आप किस तरह बनाते हैं कि आपने सारे नाउन को कॉमा से सेपरेट करना है और एंड से पहले भी कॉमा लिखना है। और जब आप पेयर की लिस्ट बनाते हैं तो आप एक पेयर को दूसरे पेयर से बेटे कैसे सेपरेट करते हैं, सेमीकोलन से। और याद रखना है जब आप आखिरी वाला पेयर लिखेंगे जिससे पहले आपने एंड लिखना होता है, तो आपने लाजमी तौर पर उससे पहले भी सेमीकोलन लिखना है, बिल्कुल कॉमा की तरह। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास पेयर चल रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि सेमीकोलन के साथ सबको सेपरेट कहां पर किया गया है। तो चार्ली ऑप्शन में सेमीकोलन लिखा गया दो पेयर को सेपरेट करने के लिए, और फिर एंड से पहले भी क्या लिखा हुआ है, सेमीकोलन। करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, चार्ली। चार्ली के अलावा कोई भी सेंटेंस अल्फा बीटा डेल्टा पंक्चुएशन के लिहाज से करेक्ट नहीं है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 145, और 145 में है द लेडीज मीट फॉर लंच एट द लॉबस्टर हाउस, द लेडीज लंच। अच्छा, आप देखें जब भी आप किसी कॉमन नाउन की बात करेंगे, अब यहां पर पहले एक बात पल्ले बांध लेंगे, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन नाउन की। अब कॉमन नाउन दो फॉर्मेट में होता है हमारे पास। कॉमन नाउन अगर काउंटेबल है तो वो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होने के साथ साथ वो क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में भी होगा। ये हम कौन से कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं, जो कॉमन नाउन भी है और कॉमन नाउन होने के साथ साथ बेटे क्या है, काउंटेबल भी है। क्योंकि काउंटेबल है तो उसका सिंगुलर प्लूरल एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज तो सिंगुलर प्लूरल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अनकाउंटेबल का प्लूरल होता नहीं है। अब देखें अगर आपका नाउन सिंगुलर है और आपने उसकी पोजेसिव केस बनाना है, तो आप एपोस्ट्रोफी का साइन लिखेंगे और एस लिखेंगे। ऐसे होता है ना हमारे पास, जैसे हम बॉय का अगर पोजेसिव केस बनाना चाहेंगे तो हम क्या बनाएंगे, बॉयज। हम गर्ल का पोजेसिव केस बनाना चाहेंगे तो हम क्या बनाएंगे, गर्ल्स। और अगर हम प्लूरल का बनाना चाहें, और प्लूरल आप जानते ही हैं कि जब आप नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो वो किस पे खत्म होता है, एस पे। तो यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी एस मौजूद होता है, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन लिखेंगे, हमें एक्स्ट्रा एस लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर हम बॉयज प्लूरल का पोजेसिव केस
केस बनाएंगे तो हम सिर्फ एस के ऊपर एपोस्ट्रोफी का साइन लिखेंगे। इसी तरह जब हम गर्ल्स प्लूरल का पॉजेसिव केस बनाएंगे तो सिर्फ एस के ऊपर एपोस्ट्रोफी का साइन लिखेंगे, हमें एक्स्ट्रा एस लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ऑलरेडी जो वर्ड है ना, ऑलरेडी वर्ड हमारे पास क्या है, लेडीज। लेडीज का मतलब क्या है कि हमें इसको लिखना है प्लूरल में। तो जब वो प्लूरल में लिखना है और उसका पॉजेसिव केस बनाना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन लिखना है, हमें उसके साथ एक्स्ट्रा एस लिखने की इजाजत नहीं है, वी आर नॉट अलाउड। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो आप देख रहे हैं कि बीटा ऑप्शन में एक्स्ट्रा एस लिखा हुआ है जो कि किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और चार्ली में तो स्पेलिंग ही गलत कर दिए गए हैं। उसके बाद लेडीज में डेल्टा में एपोस्ट्रोफी एस लिखा ही नहीं हुआ, हमें यहाँ पे लंच पे पोजेशन शो करने के लिए हमें यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। तो ये याद रखिएगा, ये जो रूल है ना ये काउंटेबल कॉमन नाउन के लिए है। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, चले मैं आपको चलता चलता ना प्रॉपर नाउन के बारे में भी बता देता हूं। देखिए प्रॉपर नाउन का जब आपने पॉजेसिव केस बनाना होता है तो आपके पास दो सिचुएशंस बनती हैं। नंबर 1 कि वो प्रॉपर नाउन एस पे एंड नहीं होता, और नंबर 2 वो प्रॉपर नाउन एस पे एंड होता है। अगर एस पे एंड नहीं होता तो आपने याद रखना है, आपने एपोस्ट्रोफी का साइन लिखना है और एस लिखना है। जैसे फर्ज करें हम अगर असलम का पॉजेसिव केस बनाएंगे तो हम एपोस्ट्रोफी का साइन लिखेंगे और एस लिखेंगे। हम अकरम का बनाएंगे तो हम अकरम के साथ एपोस्ट्रोफी का साइन लिखेंगे और एस लिखेंगे। लेकिन अगर वो ऑलरेडी एस पे खत्म हो रहा है तो फिर हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है कि हम जस्ट उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी का साइन लगा दें या साइन लगाने के साथ साथ एक्स्ट्रा एस भी लगाएं। जैसे हमारे पास है चिप्स, अगर हमने मिस्टर चिप्स के साथ पॉजेसिव केस बनाना हो, मिस्टर चिप्स का पॉजेसिव केस बनाना हो तो दो तरह से बनेगा, याद रखिएगा। दो तरह से कैसे बनेगा कि हम यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे कि एस के ऊपर एपोस्ट्रोफी का साइन लगाकर छोड़ देंगे, या हम क्या करेंगे कि सिर्फ साइन नहीं लगाएंगे बल्कि एक्स्ट्रा एस भी लिखेंगे। ये एक्स्ट्रा एस हमें अलाउ है लिखना जब हमारा नाउन क्या होगा बेटे, प्रॉपर नाउन होगा। तो बेसिकली ये जो एपोस्ट्रोफी एस का रूल है ना, इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका नाउन कॉमन है या नाउन क्या है, प्रॉपर है। बाकी रूल्स आपने उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करने हैं। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, अल्फा। उसके बाद है क्वेश्चन 146, Who's the leader now? अगर देखें, अगर हम अल्फा ऑप्शन कर देते हैं ठीक, who's, अच्छा यहाँ पे ना प्रोनाउंसिएशन का है। जैसे अभी हमारे पास प्रोनाउंसिएशन के लिए 3 वर्ड होते हैं ना, हम दे का क्या बनाते हैं, हम उसकी क्लिप फॉर्म बनाते हैं दे आर, और इसी तरह इसकी सेम जो प्रोनाउंसिएशन है यू कैन से हो सकती है देयर। अब देयर और देयर में वर्ड तो चेंज नहीं हो जाएगा, उसका मतलब हमारे पास क्या होगा, दे आर, और यहाँ पर क्या होगा, देयर। तो यहाँ पर भी प्रोनाउंसिएशन को देखा जा रहा है। जैसे देखें whose और whose का क्या डिफरेंस है कि whose का मतलब है who is, और whose खुद बजाते खुद क्या है, बजाते खुद हमारे पास whose क्या है कि पॉजेसिव केस है। तो जब आपने साथ वर्ब लिखना है तो डेफिनेटली आप वर्ब को सेंटेंस के बगैर नहीं, सेंटेंस को वर्ब के बगैर नहीं बना सकते। तो यही वजह है whose नहीं आएगा, और whose तो कोई वर्ड ही नहीं होता, और जब आप whose के साथ एपोस्ट्रोफी लिखेंगे तो फिर वो सेंटेंस नहीं बनेगा। लाइक अगर आप इस सेंटेंस को इस तरह बनाए कि whose is the leader now, अब whose is the leader now ये सेंटेंस ही ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 147, शी आस्क्ड मी व्हाई डैश। अब देखें, मैंने जब आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाए थे तो मैंने आपको बोला था कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में आपने सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। और उससे पहले आपको ये बता दूं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से वर्ड्स होते हैं, ये WH वाले वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में क्या करने के लिए यूज किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। ये 8 वर्ड जो हमारे पास होते हैं, जैसे हमारे पास हु का वर्ड है, हमारे पास व्हाट का वर्ड है, हमारे पास वेयर का वर्ड है,
हमारे पास विच का वर्ड है। ये कितने वर्ड्स होते हैं हमारे पास? 8 वर्ड्स होते हैं। और एक वर्ड याद रखिएगा कि इसमें शामिल नहीं होता, ठीक है। और वो कौन सा वर्ड होता है? होम का। होम का वर्ड याद रखिएगा हमारे पास इसमें शामिल नहीं होता इन वर्ड्स में। उसके बाद हमारे पास कौन सा रह गया? वाई। अब ये जो 8 वर्ड्स है ना, इनको हम बोलेंगे WH फैमिली वर्ड्स, ठीक है, जिनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा होम भी WH से स्टार्ट होता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज नहीं होता, ये बताने के लिए यूज होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस है रिलेटिव प्रोनाउन का। तो मैंने आपको बताया था कि आपको 2 बातें याद रखनी है, और वो 2 बातें क्या थी कि ये WH का वर्ड अगर आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, कहां पर आ जाए? आपके सेंटेंस के स्टार्ट में। इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपके सेंटेंस में के स्टार्ट में आ जाए तो आपने इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, यानी कि आपने इसके बाद इन्वर्जन लिखनी है, और आपने अपने सेंटेंस को खत्म करना है क्वेश्चन मार्क पे। और ऐसे सेंटेंस को बेटे हम बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, जब आपका WH का वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है। जैसे देखिए, अगर आपका WH का वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आए तो आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते वेयर यू आर गोइंग। आपको क्या बोलना होगा? वेयर आर यू गोइंग। व्हाट योर नेम इज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? व्हाट इज योर नेम। और अगर ये WH का वर्ड आपके सेंटेंस के मिड में आ जाए तो फिर आपने इसके बाद एफर्मेटिव सेंटेंस लिखना है, इन्वर्जन नहीं लिखनी आपने। और आपने क्या करना है? अपने सेंटेंस को खत्म भी किस पे करना है? फुल स्टॉप पे। और ऐसा सेंटेंस जिसमें WH का वर्ड सेंटेंस के मिड में आता है और हम इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब लिखने की बजाय, याद रखिएगा हम इसको बेटे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट क्वेश्चन। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन को इंग्लिश में किस पे खत्म किया जाता है? फुल स्टॉप पे खत्म किया जाता है। इसको हम क्वेश्चन मार्क पे खत्म नहीं करते हैं। अब जैसे अपना सेंटेंस क्वेश्चन देखिएगा, वाई लिखा हुआ है चारों ऑप्शंस में, और वाई सेंटेंस में कहां पर आ रहा है? वाई सेंटेंस के मिड में आ रहा है। जब वाई सेंटेंस के मिड में आ रहा है तो हम इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, जिसका मतलब हमारा बीटा और डेल्टा ऑप्शन क्या होगा? गलत। और दूसरा काम हमने क्या करना है कि हमने इसको क्वेश्चन मार्क पे खत्म नहीं करना, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा फुल स्टॉप के साथ वो कौन सा रहेगा बेटे? अल्फा। सिर्फ 2 ही तो बातें जो आपने इनको याद रखनी है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए, कि सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है या सेंटेंस के मिड में आ रहा है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन 148, डिड जॉर्ज आस्क्ड। अच्छा, अब देखिए, इससे पहले जो हम रूल पढ़कर आए हैं ना, मैंने आपसे कहा था कि जब हम सेंटेंस खत्म करते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क पहले लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा बाद में क्लोज करेंगे, जब क्वेश्चन कहां पर पूछा जा रहा होगा? रिपोर्टेड स्पीच में। और रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा। और जब क्वेश्चन रिपोर्टिंग स्पीच में पूछा जा रहा होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब क्या है कि जब क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पूछा जा रहा होगा तो फिर हम इन्वर्टेड कॉमा पहले क्लोज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मार्क की पोजीशन आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो यहां पर जब आप देख रहे हैं तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर भी क्वेश्चन है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी क्वेश्चन है। जिस रूल की हम बात कर रहे हैं उसमें या तो बाहर क्वेश्चन होगा या अंदर क्वेश्चन होगा। अब यहां पर बाहर भी आप देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन है कि डिड जॉर्ज आस्क्ड, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी क्या है? क्वेश्चन है, आर वी गोइंग टू पार्क। तो ऐसी सूरत में आपने याद रखना है, आपने पहले क्वेश्चन मार्क लिखना है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना है। आपको 2 क्वेश्चन मार्क लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखने की जरूरत नहीं है। और जब आपने इन्वर्टेड कॉमा
के अंदर क्वेश्चन मार्क लिख दिया तो फिर आपको फुल स्टॉप लिखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। जब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों में क्वेश्चन आ जाए तो आपने याद रखना है, आपने पहले क्वेश्चन मार्क लिखना है और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करना है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 149, We have had many happy Christmas। आसान तरीन सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि क्रिसमस का प्लूरल आपके पास बेटे क्या होगा? क्रिसमस का प्लूरल आपके पास याद रखिएगा क्या होगा? क्रिसमसेस। आप इसके साथ किसी तरह का एपोस्ट्रोफी एस का एडिशन लगाकर इसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा? बीटा। याद रखिएगा क्रिसमस का प्लूरल हमारे पास किसी भी एपोस्ट्रोफी एस के साथ नहीं बनेगा, बल्कि हमारे पास किसके साथ बनेगा? हमारे पास किसके साथ बनेगा? एस लगाने से बनेगा, ई एस लगाने से बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा? बीटा। उसके बाद है क्वेश्चन 150, हैविंग फाइनली अराइव्ड इन टाउन। हैविंग फाइनली अराइव्ड इन टाउन का मतलब क्या है कि हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें हमारा सेंटेंस नहीं लिखा हुआ। तो जब हैविंग से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता है ना, तो इसका मतलब आपका सेंटेंस कौन सा है बेटे? आपकी क्लॉज कौन सी है? आपकी क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सी क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह आपके सेंटेंस में या तो कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए या आपके सेंटेंस में क्या आ जाए? कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए। तो यहां पर भी चूंकि डिपेंडेंट क्लॉज है तो आप फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस नहीं बना सकते। डिपेंडेंट क्लॉज को आप सेंटेंस नहीं बना सकते, याद रखिएगा। सेंटेंस हम बनाते हैं कौन सी क्लॉज को? इंडिपेंडेंट क्लॉज को। ठीक है, तो उसके बाद हम कोलोन नहीं लिखेंगे, हम सेमी कोलोन नहीं लिखेंगे। सेमी कोलोन तब लिखा जाता है जब हम किन दो चीजों को कंबाइन कर रहे होते हैं। कौन सी दो क्लॉजेज को कंबाइन कर रहे होते हैं? हम इंडिपेंडेंट को कंबाइन कर रहे होते हैं। अब यहां पर एक क्लॉज हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट, और एक क्लॉज बेटे हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट। और हमने दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या लिखना है? कॉमा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 151, और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये जितने पंक्चुएशंस के क्वेश्चंस है ना आज के, ये सारे के सारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। और ये पास्ट पेपर्स कौन से हैं? ये किसी ना किसी, जैसे आपके पास एमडी कैट का टेस्ट है, इसी तरह जैसे आपके पास एनटीएस के कंपेटिटिव एग्जाम होते रहते हैं, सीएसएस के एग्जाम होता है, पीएमएस का एग्जाम होता है। तो जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम है ना, ये उनमें आने वाली प्रेपोजिशन है जो मैंने इकट्ठी की, जो मुझे अच्छी लगी, जो ट्रिकी है और जो मैं समझता हूं कि आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे देखें 151 देखिएगा, विलियम इज बिग डैश हिज एज। जैसे हम बोलते हैं ना उर्दू में, हम कहते हैं यार ये ना अपनी उम्र से बड़ा लगता है। हम क्या बोलते हैं कि ये अपनी उम्र से बड़ा लगता है। उम्र से बड़ा लगने के लिए जो सेंटेंस आप यूज करते हैं, आप उसे क्या बोलते हैं? विलियम इज बिग फॉर हिज एज। यहां पर आपको प्रेपोजिशन कौन सा यूज करना है? फॉर। ये जितनी भी प्रेपोजिशंस आज के टेस्ट में हैं, ये बड़ी मजे की, बड़ी ट्रिकी और बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से हर एक को 10 ही तो क्वेश्चंस हैं, तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि 10 के 10 को अच्छे तरीके से रट्टा मार लीजिएगा एक दफा, ताकि गलती के चांसेस जो है वो हमारे नील हो जाए। अब देखिए, विलियम इज बिग फॉर हिज एज। विलियम अपनी एज से बड़ा लगता है, तो इसके लिए हमारे पास प्रेपोजिशन कौन सा यूज होता है? फॉर। उसके बाद है जी 152, he did not dare to say it। अच्छा, आप देखें, डैश माई फेस। मैं पहले आपको एक एक्सप्रेशन बता देता हूं जो आप डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। आपको ये हमेशा हमेशा के लिए इसकी प्रेपोजिशन याद हो जाएगी। जैसे आपको कहता है ना यार, उसको मेरे मुंह पे लेकर आ,
बात मुंह पे होगी, तो हम उसके लिए एक्सप्रेशन कौन सा बोलते हैं? फेस टू फेस, आमने सामने, मुंह पर बात होगी। हम उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? ऑन। याद रखिएगा, हम इसके लिए कभी भी ऑन या कभी भी एट का प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। हम इसके लिए हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? टू। मुंह पे बात करना, आमने सामने बात करना, उसके लिए हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे? फेस टू फेस। तो यहां पर भी याद रखिएगा, ही डिड नॉट डेयर टू से इट डैश माई फेस। यहां पर भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा आएगा? करेक्ट ऑप्शन इज टू आएगा। और ये आपके पीएमसी के टाइम में होने वाला ऑनलाइन जब आपका टेस्ट हुआ था, उन टेस्ट में से ये पास पेपर का क्वेश्चन है, एमडी कैट का। उसके बाद आपके पास 153, ही वाज ब्रॉट डैश द जज। जब किसी को जज के सामने लाया जाता है तो याद रखिएगा, हम उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? बिफोर का। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे एक तरह की क्या है? एक तरह की सिचुएशन है, तो आपको ये सिचुएशन याद रखनी है। तो यहां पर जब भी कोई जज के सामने आएगा तो आपने उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है? बिफोर द जज। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें अल्लाह के सामने हाजिर होना है, तो हम उसके लिए भी कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? बिफोर अल्लाह अलमाइटी। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन 154, और 154 में है हमारे पास, आई रियली रिस्पेक्ट दैट मैन डैश हिज ऑनेस्टी। डैश हिज ऑनेस्टी का मतलब क्या है? कि जब भी आप किसी की इज्जत कर रहे हैं, उसकी किसी खुसूसियत की वजह से, किसी करेक्टरिस्टिक की वजह से, किसी क्वालिटी की वजह से, तो आपने याद रखना है, आपने उसको किसके साथ लिखना है बेटे? आपने उसको लिखना है फॉर के साथ। जैसे यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन कैसे चलेगा? करेक्ट ऑप्शन चलेगा डेल्टा। आपका सेंटेंस कैसे चलेगा? कि आई रियली रिस्पेक्ट दैट मैन फॉर हिज ऑनेस्टी। मैं उस आदमी की, उसकी ईमानदारी की वजह से बड़ी ही मेहनत करता हूं, कोशिश करता हूं, इज्जत करता हूं। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 155। अब क्वेश्चन 155 है हमारे पास, वी कांट गेट एवरीथिंग वी वांट फ्रॉम लाइफ, वी मस्ट जस्ट मेक द बेस्ट डैश इट। जब हमने ये बोलना होता ना कि हमें अपनी बेहतरीन कोशिश करनी चाहिए, हमें इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए, तो बेटे याद रखिएगा, हम उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? हम उसके लिए प्रेपोजिशन यूज करेंगे ऑफ। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? बीटा। मैंने आपको पहले बताया कि ये वो प्रेपोजिशंस हैं जो प्रेपोजिशन कम और सिचुएशंस ज्यादा हैं, और बड़े ही ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, बड़ी ही ट्रिकी सिचुएशंस हैं। तो इनके साथ आने वाली है जो आज के टेस्ट वाली 10 प्रेपोजिशंस है ना, इनको मेरे कहने पे अच्छे तरीके से रट्टा मार लीजिएगा। उसके बाद है 156, गैस इज मेड डैश कोल। अच्छा, अब यहां पे देखिएगा, आप दो प्रेपोजिशन यूज करते हैं। एक प्रेपोजिशन आपके पास होता है मेड ऑफ, और एक प्रेपोजिशन आपके पास होता है मेड फ्रॉम। अगर आप एक चीज से दूसरी चीज बना रहे हैं, और एक चीज से दूसरी चीज बनाने में उसकी बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई, वो मतलब पहली चीज खत्म हुई और उसकी जगह पर नई चीज बनी, तो याद रखिएगा फिर आपने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है? फिर आपने यूज करना है मेड फ्रॉम। जैसे देखें यहां पर क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है जी, गैस इज मेड डैश कोल। गैस किससे बनाई जाती है? कोल से बनाई जाती है। अब हियर चेंज होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज होगी, मटेरियल ही चेंज हो गया, मैटर चेंज हो गया। जब चेंज हो जाता है ना एक मैटर दूसरे मैटर में, तो याद रखिएगा हम उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? मेड फ्रॉम। और अगर वो चेंज नहीं होता, जैसे फर्ज करें हम कहते हैं कि ये जो चेयर है ना, ये चेयर बनी है जी वुड से, तो हमने सिर्फ उसकी शेप चेंज की है लकड़ी की। वुड से चेयर बनाने के लिए हमने सिर्फ उसकी शेप चेंज की है,
हम वो रही फिर भी लकड़ी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोल से क्या बन रही है, गैस बन रही है। कोल से गैस बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैटर चेंज हो गया है। जब मैटर चेंज नहीं होता, सिर्फ शेप चेंज होती है, एक चीज से दूसरी चीज बनती है, तो देन हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मेड ऑफ। जब हम चेयर और वुड की बात करेंगे तो आपने याद रखना है ऐसी सिचुएशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, मेड ऑफ। लेकिन जब कोल से गैस हो रही है तो फिर हम इसके लिए बेटे कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, मेड फ्रॉम। जब आप एक मैटर से दूसरे मैटर पे चले जाते हैं तो आपने याद रखना है आप उसके लिए फ्रॉम का प्रेपोजिशन यूज करेंगे। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 157, और 157 है, कैन यू रेकमेंड मी अ गुड बुक डैश लाइफ। जब भी आप किसी चीज के बारे में किताब की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में की गई है, तो आपने याद रखना है बड़ा ही सिंपल है, पढ़ने में, सुनने में, दिखने में, लिखने में हमें एक ही वर्ड हमारे माइंड को, हमारे जहन को अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है, और वो कौन सा वर्ड है बेटे हमारे पास, अबाउट। जैसे सेंटेंस हमारे पास क्या चलेगा, कैन यू रेकमेंड मी अ गुड बुक अबाउट लाइफ इन द 16th सेंचुरी। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 158, शी वाज इंगेज्ड। अच्छा, अब ये जब भी सेंटेंस शी से स्टार्ट होगा ना, तो जब आप इसके लिए यूज करेंगे मैरिड का वर्ड भी, तब भी आपने याद रखना है आप शी वाज मैरिड के साथ भी कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, टू। और जब आप शी के साथ सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे और वाज इंगेज लिखेंगे तो अगेन आपने कौन सा प्रेपोजिशन बेटे यूज करना है, टू का। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन कैसे चलेगा, शी वाज इंगेज टू हिम। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं कि ये 10 सेंटेंसेस नहीं है, ये 10 सिचुएशंस है। ये 10 सिचुएशन की जो प्रेपोजिशन है इनको आपने अच्छे तरीके से रट्टा मार लेना है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन 159, इट इज डैश 3 o'clock। इट इज नियरली अ क्वार्टर पास्ट 3। अ क्वार्टर पास्ट 3 का मतलब क्या है कि 3 बजकर कितने मिनट हो गए हैं जी। अ क्वार्टर पास्ट 3 का मतलब कि 3 बजकर कितने मिनट हो गए हैं, 15 मिनट हो गए हैं। जब 3 बज के 15 मिनट हो गया ना, तो इसका मतलब है 3 बजे से ज्यादा का टाइम हो गया है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज पास्ट 3 o'clock। इट इज पास्ट 3 o'clock। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, चार्ली। जैसे अब हमारे पास एक सेंटेंस होता है, आपके पास पेपर में भी आया कि यार आपकी घड़ी पर टाइम क्या हुआ है। तो जब हम किसी से पूछते हैं ना कि आपकी घड़ी पे टाइम क्या हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम डैश योर वॉच। अगर आप ये सेंटेंस बोलेंगे तो आपने याद रखना, आपने कभी भी ऐसा नहीं बोलना कि आपकी घड़ी पर क्या टाइम हुआ है, तो आप उसके लिए ऑन का वर्ड यूज कर लो, या इन का वर्ड यूज कर लो, या अकॉर्डिंग का वर्ड यूज कर लो। आपने क्या यूज करना है, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, बाय का। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और इट इज पास्ट 3 o'clock का मतलब क्या होगा कि 3 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया, 3 बजे से ऊपर का टाइम हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ही टर्न हिज बैक डैश हर। ही टर्न हिज बैक डैश हर का मतलब क्या होता है कि उसने उसका साथ छोड़ दिया, उसने उसको पीठ दिखा दी। तो जब भी आप टर्न हिज बैक डैश हर बोलेंगे तो आपने याद रखना है आपने प्रेपोजिशन कौन सा यूज करना है, ऑन। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। मतलब ये एक तरह की फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं जिनके लिए आपको कोई लंबे चौड़े रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि किस सिचुएशन में कौन सी प्रेपोजिशन सूट करेगी। ठीक है, जैसे अगर हम फटाफट से इनका ये जो 10 की 10 प्रेपोजिशन हैं, अगर हम इनका फटाफट से एक रिव्यू लें तो हमने कहा जब भी कोई उम्र से बड़ा लगता है तो हम इसे बोलते हैं विलियम इज बिग फॉर हिज एज। अगर 152 की बात करें तो हमने कहा मुंह पर बात करना, आमने सामने बात करने के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे बेटे, टू का प्रेपोजिशन यूज करेंगे। फेस टू फेस से याद रखिएगा इसको। 153 से हमने कहा कि किसी के सामने लाना, हाजिर होना, तो हम उसके लिए क्या प्रेपोजिशन यूज करेंगे, बिफोर यूज करेंगे। जिस तरह हम बोलते हैं कि हम अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होंगे, हम अल्लाह ताला के सामने जाएंगे,
तो ऐसी सूरत में भी हमें क्या वर्ड यूज करना है, बिफोर अल्लाह अलमाइटी। उसके बाद 154 में है मुझे उसकी ईमानदारी की वजह से मैं उसकी इज्जत करता हूं, तो ऐसी सूरत में हमें कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, फॉर। उसके बाद जब हम किसी चीज का ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम फायदा उठाने की बात करते हैं तो हम उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ। और अगेन आप देख रहे होंगे कि हम डिफरेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। जब एक चीज का मैटर दूसरी चीज बनाने में चेंज हो जाता है, उसकी हैयत चेंज हो जाती है, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है, मैटर चेंज हो जाता है, तो हम उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, फ्रॉम। नहीं तो फिर हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, मेड के साथ, ऑफ। 157 में जब हम किसी भी चीज के ऊपर किताब की बात करेंगे तो हम उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, अबाउट। उसके बाद हमारे पास 158 में जिस तरह वाज मैरिड टू होता है, इसी तरह वाज इंगेज टू होता है। लेकिन ये दोनों सूरतें आपने याद रखना है, ये तब आपने अप्लाई करनी है जब आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा बेटे, आपका सेंटेंस फीमेल जेंडर से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। उसके बाद है 159, जब 3:15 हो गए हैं तो इसका मतलब 3 से ऊपर का टाइम हो गया। जब 3 से ऊपर का टाइम हो गया तो हम उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, इट इज पास्ट 3 o'clock। उसके बाद है 160th, और 160th में पीठ फेरना या किसी का साथ छोड़ना, हम उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, ही टर्न्ड हिज बैक ऑन हर। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। इन 10 की 10 प्रेपोजिशन को रट्टा मार लीजिएगा, पंक्चुएशंस के रूल्स को अच्छे से देख लीजिएगा, मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है। और मैं आपको बार बार याद करवाता रहता हूं कि अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत जाया नहीं करता है। अल्लाह ताला आपकी मेहनत का भी पूरा फल, पूरा फ्रूट आपको, रिटर्न आपको देगा। इसी यकीन के साथ, इसी ईमान के साथ मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें। नेक्स्ट टेस्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज, विश यू ऑल दी बेस्ट।